दोस्तों 17 सितंबर 2025 ये सदियों से दिन आता रहा, लेकिन मायने खास इसलिए रखता है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। और जन्मदिन पर 75 साल पूरे होने पर तो आपने बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन सोचिए जरा चर्चा करते इस बात पर कि एक बच्चा गुजरात के एक छोटे कस्बे वडनगर में पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचने में मदद करता है। गरीबी इतनी कि पढ़ाई के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी उसके कंधों पर आ जाती हैं। उस छोटे से बच्चे के बचपन का सपना क्या ये हो सकता है या क्या ये होगा कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा? लोकतंत्र, देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद और सबसे ऊंचे पद के साथ साथ लोकप्रियता के शिखर पर जाएगा। ये कहानी संघर्ष की, ये कहानी है आलोचनाओं और चुनौतियों से लड़ने, और ये कहानी है राजनीति के उस शख्स की जिसने अपने समर्थकों के लिए खुद को विकास पुरुष बनाया और विरोधियों के लिए बना सबसे बड़ा विवाद। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके जन्म, उनका परिवार, उनकी पढ़ाई, आरएसएस से लेकर बीजेपी तक का सफर, गुजरात का मुख्यमंत्री बनना, कहानी 2002 से 2014 तक का दौर, और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े फैसले, उपलब्धियां, विवाद और चुनौतियां, सब कुछ कुल विस्तार से। तो आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा बिंदुवार, और साथ ही उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। जन्म और बचपन, जवानी और चरम सिर्फ उम्र का नहीं। भारत में अगर कोई जन्मे और किसी का सपना हो और सपना इतना बड़ा हो तो वो नाम है नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से कस्बे वडनगर में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम था हीराबेन मोदी। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। बचपन में आपने रेलवे स्टेशन में चाय को लेकर के, बस अड्डे को, छोटी सी दुकान को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं, बातें सुनी होंगी। मोदी बचपन में स्कूल से लौटकर अक्सर उसी दुकान पर सामान्य तौर पर अपने पिताजी का हाथ बटाने से लेकर के, चाय परोसने से लेकर के, उनके साथ उस दुकान में जो भी समय मिलता उसके संचालन में उनकी मदद करते, और पहचान बनी एक चाय बेचने वाले से ले के प्रधानमंत्री तक के सफर की। बचपन मोदी को नाटकों और भाषणों का बहुत शौक था। वडनगर के स्कूलों में वे विवाद प्रतियोगिताओं में, नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और यहीं से उनके अंदर एक अच्छा वक्ता बनने की जो छवि थी देखी गई, या ये कहीं वो नींव पड़ी कि ये कल को चल के एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। शिक्षा और शुरुआती संघर्ष, मोदी ने वडनगर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए पॉलिटिकल साइंस और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए पॉलिटिकल साइंस। और राजनीति की बात, मैं शिक्षा की बात इसलिए कहना चाहूंगा कि शिक्षा पर प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार विपक्ष के सवाल, विवाद और विवादों पर चर्चा, ये मौका नहीं है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है। हालांकि उनकी डिग्रियों को लेकर समय समय पर जो विवाद उठते रहे उस पर पक्ष और विपक्ष, पक्ष अपना पक्ष रखता रहा, विपक्ष उस पर सवाल खड़े करते रहे। विपक्षी दलों और मीडिया ने सवाल किए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय दोनों की ओर से ये साफ किया गया कि नरेंद्र मोदी ने ये परीक्षाएं पास की थी। उनके समर्थक कहते हैं गरीबी और संघर्ष के बावजूद पढ़ाई जारी रखना उनकी सबसे बड़ी ये चुनौती थी। याद करिए वो दौर। आज 2025 में हम हैं, हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, मोबाइल, इंटरनेट, हाईवे, मल्टीप्लेक्स, मॉल, एआई का इंट्रोड्यूस, लेकिन उस दौर में आप जाइए 70s और 80s के दौर में, तो भारत देश बहुत दुश्वारियों का देश हुआ करता था, और उससे खाली मोदी परिवार नहीं बल्कि अन्य परिवार भी संघर्षरत थे, जूझा करते थे। और उन्हीं में अगर इस तरीके की छवि, इस तरीके की शिक्षा, इस तरीके के बढ़ाव अगर किसी के अंदर उसका बीज पड़ता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संघ, आरएसएस से जुड़ाव, युवावस्था में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखाओं से में जाना और वहां से वो जुड़ गए थे। यह वही दौर था जब उन्होंने खुद को संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। संघ में उन्हें प्रचारक बनाया गया। प्रचारक का मतलब होता है संगठन के लिए पूर्णकालिक काम करना। नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर जाकर शाखाओं का आयोजन करते थे, कार्यकर्ताओं से संपर्क करते थे और समाज के लिए छोटे छोटे कार्यक्रमों का संचालन करते थे। आरएसएस में रहते हुए मोदी ने अनुशासन, संगठन और टीम वर्क सीखा। यही कौशल बाद में राजनीति में उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बना। राजनीति में प्रवेश, बीजेपी के साथ सफर। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।
आरएसएस और बीजेपी का वैचारिक रिश्ता पुराना है, या आप ये कह सकते हैं कि संगठन के रूप में अगर राष्ट्रीय स्वयं संघ है तो उसका राजनीतिक दल या राजनीति करना वो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी को भी बीजेपी के संगठनात्मक कामों की जिम्मेदारी धीरे धीरे मिलने लगी। 1987 में उन्हें अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ उन्होंने अपनी रणनीति और प्रबंधन क्षमता से सभी को प्रभावित किया और धीरे धीरे पार्टी में उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया। लेकिन 90 के दशक में वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में आए। उन्होंने बीजेपी के संगठन में महासचिव संगठन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की कहानी। मित्रों, अक्टूबर 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य और राजनीतिक कारणों से उन्हें हटाया गया। उस समय पार्टी ने नरेंद्र मोदी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया। आप ये समझिए, संगठन के का दायित्व तो निभाते हुए बिना किसी राजनीतिक पहले पूर्व पद पे या बिना किसी चुनाव को जीते हुए सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए थी कि केशुभाई पटेल अपने आप में बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए प्रशासनिक पद पर कभी नहीं रहे। कभी कोई ऐसी संगठन में सेवा करना अलग मतलब है, लेकिन संवैधानिक रूप से किसी प्रशासनिक पद का दायित्व उनके पास नहीं रहा। लेकिन संगठन का अनुभव ने उनकी मदद की। उन्होंने गुजरात में बिजली, सड़क और उद्योगों की पटरी को बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए, बड़ा करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित किया और यहीं से शुरू हुआ गुजरात डेवलपमेंट का मॉडल। लेकिन जैसे ही वो इधर आगे बढ़ते, पूरे देश को क्या पूरे विश्व को याद होगा गोधरा कांड 2002, गुजरात दंगे, सबसे बड़ा विवाद। फरवरी 2000 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भीषण दंगे, बड़े दंगे हुए, सैकड़ों लोगों की मौत हुई और राज्यों में भय का माहौल फैल गया। उस दौरान असली चुनौती नरेंद्र मोदी की शासन, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, सामुदायिक संघर्ष और ये एक बड़ा दंगा। और उस दंगे के पर हमने पहले चर्चा की हुई है कि अयोध्या से जाने वाली ट्रेन, हादसों पर विचार, जिंदा लाशें, वो एक दौर था और 1 साल से कम ही समय हुआ था प्रधानमंत्री पद उनको संभाले। और कांग्रेस का आज जो हाल है सीटों के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, राज्य में सरकारों के हिसाब से 2002 में नहीं था। 2002 में कांग्रेस भी बहुत मजबूत स्थिति में थी। विपक्ष की आलोचनाएं, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए कि उनकी सरकार दंगे को रोकने में नाकामयाब रही, या यहां तक लगाए गए आरोप कि वो दंगों को लेकर के बतौर मुख्यमंत्री जो न्याय देना चाहिए उन्होंने राज्य का या उस सत्ता का, उस शासन का उन्होंने अनुपालन नहीं किया। यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने वर्षों तक मोदी को वीजा देने से मना कर दिया, जबकि आज वो पल के उनके बारे में बात कहने जाने लगी। और आज जो विवाद या और जो बातें हम सुनते हैं, 2002 का वो दौर याद करिए जब इसका इतना कुप्रचार हुआ था कि लगता था गोधरा को छोड़ करके विश्व में या देश में कहीं कुछ है ही नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी टीम ने मोदी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना। इसके बावजूद यह घटना उनकी छवि पर हमेशा मीडिया के रूप में, मीडिया के साक्षात्कार के रूप में, चर्चा में, चुनाव में, विवादों में विपक्ष इस मुद्दे को हमेशा बनाता रहा और मोदी को व्यक्तिगत तौर पर इस पर घेरता रहा। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित होने से पहले जो बैठक हुई गोवा में, मोदी की छवि 2002 से 2014 एक हिंदुत्व नेता के रूप में पूरे देश में बन चुकी थी, मजबूत तरीके से बनी हुई थी। जबकि गुजरात एक छोटा राज्य है, उनके सांसदों की संख्या देखी जाए तो कम है, लेकिन उसके बावजूद 2002 से 2014 तक गुजरात में जो मोदी का दौर था, दंगों के बावजूद भी लगातार गुजरात चुनाव जीतते रहे। 2002, 2007, 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता ही नहीं मिली, जबकि वहां मुख्य विपक्षी दल या मजबूत दल के रूप में कांग्रेस हुआ करती थी। धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर जाती रही और बड़ी संख्या में, बड़ी सीटों में, बड़े वोटा परसेंटेज से मोदी चुनाव जीतते रहे। ज्योतिग्राम योजना, गांव-गांव में बिजली पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, सड़क, सिंचाई, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल, निवेश को आकर्षित करना, वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की। हालांकि आलोचकों का कहना है कि विकास सिर्फ शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रहा, ग्रामीण और गरीब तक
ये विकास नहीं पहुंचा, उसका लाभ उनको नहीं मिला। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आपको फिर बताना चाहूंगा, जिस राज्य के बगल कर्नाटक हो, जिस राज्य के बगल जुड़ी हुई सीमा महाराष्ट्र की हो, मुंबई जैसा कारपोरेट कह सकते हैं, बॉलीवुड सिटी कह सकते हैं, या मॉनेटरी मैटर से कहें तो एक भारत के बसता है मुंबई में, उसके बगल अगर गुजरात, अहमदाबाद, सूरत पनपे और जिसकी चर्चा पूरे देश में हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अलग था बाकी से करने में। 2014 प्रधानमंत्री बनने तक का जो सफर था वो लगातार कांटों भरा था। वो अलग बात हो गई कि एक तरफ लोगों का जवाब देना, दूसरी तरफ पार्टी और स्वयं के विकास में। और 2004 से 2014 ये बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि देश में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन विपक्ष में था। 2013 में बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं और विकास का नारा दिया। परिणाम ऐसा, ऐतिहासिक जीत, बीजेपी को 282 सीटें मिली और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मित्रों, 26 मई से पहले नॉन कांग्रेसी किसी भी सरकार को, किसी एक दल को इतने बड़े मैंडेट के रूप में जनता ने नहीं स्वीकारा था। और मजे की बात आप देखिए कि मोदी जी पूरी जिंदगी राजनीतिक रूप में 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर कहां रहते हैं, गुजरात में, लेकिन उनको चुनाव लड़ना होता तो कौन सा एरिया चुनते हैं, कौन सी जगह चुनते हैं, बनारस। क्योंकि 91 के बाद जब 89 या 90 में कांग्रेस का धीरे धीरे पतन होता उत्तर प्रदेश में, गठबंधन की सरकारें बनती हैं, मंडल कमंडल की राजनीति में मायावती और मुलायम सिंह यादव जैसे दो क्षेत्रीय दल के नेता, जिनके बिना सरकार के बारे में विचार करना बहुत मुश्किल था। 2007 में सरकार मायावती की पूर्ण बहुमत की, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार थी। उससे पहले कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकारें बनती रही, बीजेपी या तो समर्थन देती रही या समर्थन लेती रही। राम मंदिर या बाबरी मस्जिद ढहने के बाद भी जो प्रचंड बहुमत की बात कर ले, अभी हम आगे आएंगे 2017 को लेकर, लेकिन 2014 में मोदी के नेतृत्व में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से मिली और खासकर उत्तर प्रदेश से मिली, और उसका परिणाम यह रहा कि मोदी ने बनारस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी। प्रधानमंत्री के रूप में बड़े फैसले और नीतियों का की अगर हम चर्चा करें, नोटबंदी बहुत बड़ा निर्णय था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया। उद्देश्य काले धन और नकली नोटों पर रोक लगाना। असल अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका, छोटे कारोबार और वो आम जनता को प्रभावित, वो लाइनें, वो दौर आज तक याद। देखिए, लोग अभी भी कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री अपनी माँ को मतलब पैसे के लिए लाइन लगा दे, ये सब बातें उन पर प्रहार होते रहे। अनुच्छेद 370 का हटना 2019। दोस्तों, इससे पहले जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन, आप इसको नहीं भूल सकते, जीएसटी का लागू होना। फिर सबसे बड़ा जो माइलस्टोन की बात किया, हम क्या सभी, हम बतौर पत्रकार या बतौर भारतीय लोकतंत्र में सभी को ये सपना लगता था कि कभी जम्मू कश्मीर वो क्या संविधान परत भारत का अंग है या नहीं है, क्योंकि उसमें जिस तरीके की टर्म्स कंडीशंस थी वो आज चर्चा का विषय नहीं। और उसको हटाना, उसको खत्म करना अनुच्छेद 370 को, ये मोदी जी के नेतृत्व में या मोदी के कमिटमेंट का ये सबसे बड़ा निर्णय रहा। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद से 370 को हटा दिया। समर्थक कहते हैं ये एक राष्ट्रीय एकता का कदम था, आलोचक कहते हैं लोकतंत्र अधिकारों पर चोट। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर, समझ के तौर पर इसके हटने का स्वागत करता हूं, इसको मानता हूं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, लागू ही नहीं होना चाहिए था। कृषि कानून और किसान आंदोलन 2020-2021 3 कृषि कानून पास हुए। किसानों ने इसका बड़े स्तर पर विरोध किया, आपने देखा होगा, 1 साल तक आंदोलन चले। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें वापस लेने का ऐलान किया। कोविड-19 2020 विश्व स्तर की महामारी, पूरे देश में सख्त लॉकडाउन, वैक्सीन अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम, लेकिन दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और अस्पताल की कमी पर सरकार की कड़ी आलोचना भी हुई। अन्य योजनाएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंक खाते, स्वच्छ भारत, सफाई अभियान, शौचालय निर्माण। मित्रों, आप सोचिए, क्योंकि हम सब लोग गांव देहात के रहने वाले, हम 2 बातों को बताना चाहेंगे। शौचालयों का निर्माण को लेकर के भारत में जिस तरीके से लोगों ने कंपटीशन लिया,
सभी के सभी ग्रामवासी इसको स्वीकार किए। वो गंदगी आप याद करिए 2014 से 2010 2012 से पहले की, जब आप गांव जाया करते थे सड़कों पर और बाकी अन्य सामूहिक स्थलों पर क्या हासिल हुआ करता था। दूसरा, आप सोच सकते थे डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, कैशलेस लेन देन को लेकर के आप आज सब्जी भी लोग पॉकेट लेस हो गए, मोबाइल है, लोग पेटीएम, जीपे, इतने भीम पे इतने संसाधन हो गए हैं कि लोगों को बहुत आसानी लगती है भुगतान करने में और लेने में। ये छोटा सा छोटा हॉकर, क्योंकि बड़े लोग इसको अडॉप्ट कर ले बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन छोटा जो हॉकर होता है सड़क चौराहे पर ठेली वाला व्यक्ति, वो भी आपको लगा करके अपना जीपे, पेटीएम का स्कैनर आपको बोलेगा और आप पेमेंट करते हैं। विवाद और आलोचनाएं, 2002 दंगे की छाया आज भी चर्चा में रहती है। डिग्री विवाद, बीए एमए की डिग्री को लेकर विपक्ष लगातार सवाल करता है। मीडिया पर नियंत्रण, ये हम बिल्कुल नहीं भूलना चाहेंगे कि हम भी इस पर सवाल करते हैं कि मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री अपनी व्यवस्थाओं से तयशुदा साक्षात्कार देना और इंटरव्यू या लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वो एक सपना हो गया पत्रकारों को, मीडिया घरानों का। चुनाव से पहले 2024 में बहुत लोगों को देखने को मिला, लेकिन वो किस तरीके से देखने को मिला, सवाल की आजादी कितने स्तर पर होती है वो आप बेहतर जानते हैं। चुनावी सफलता मित्रों, 2014 ऐतिहासिक जीत, पहली बार प्रधानमंत्री। 2019 उन्हीं के नेतृत्व में बड़ी जीत, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना। 2024 बीजेपी अकेले बहुमत तो नहीं ला सकी, लेकिन एनडीए ने सरकार तीसरी बार बनाई और आजाद देश में 47 के बाद स्वयं के नेतृत्व में लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार, 2 बार गठबंधन की सरकार तीसरी बार। ये अपने आप में 130 करोड़ की देश की आबादी, बहुधा बहुविचार, अनेकता में एकता को लेके मुझे लगातार चुनौतियां रही हैं, और इन चुनौतियों को पार करना कुछ तो है उस गुजरात के पानी में, जहां से गांधी हैं, जहां से जिन्ना भी रहे हैं, जहां से मैं जिन्ना की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप उसको उस नजरिए देखिए कि उसने जो ठान लिया तो देश के 2 टुकड़े हुए और पाकिस्तान बच गया, ये जिन्ना की जिद नहीं किया। सरदार पटेल, लौह पुरुष, आप उनके बारे में सोचिए कि जब छोटे छोटे रियासतों को एक करने का समय आया, देश की आजादी के बाद बहुत सारी चुनौतियां थी, तो वो काम सरदार पटेल की नीतियों ने किया। नरेंद्र मोदी का जीवन सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष से सफलता तक की, और सफलता के उस ऊंचे पावदान पर असंभव कुछ भी नहीं होता, लेकिन भविष्य में इसको कौन पार करेगा, कौन इस चुनौतियों को से आगे जाएगा, बहुत मुश्किल है। उनके समर्थक उन्हें विकास पुरुष कहते हैं, विरोधी उन्हें सबसे बड़ा विवाद मानते हैं, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदली। गरीब घर का एक बच्चा चाय की दुकान, चाय बेचने वाले आज भारत का प्रधानमंत्री है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, फिर मैं कहना चाहूंगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की लाख आप बुराइयां कर लें, लेकिन बतौर इंसान, बतौर भारतीय आपको ये तो मानना पड़ेगा कि आजकल नेपोटिज्म का, बाकी चीज़ों पर लेकर बहुत चर्चा होती है, उन सब चीज़ों से परे एक ऐसा व्यक्ति है जो अर्श से फर्श का सफर तय किया और हमारे आपके बीच में है। पुनः प्रधानमंत्री जी को यूनाइटेड भारत की पूरी टीम के साथ की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, शुभकामना। नमस्कार, धन्यवाद।